अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति आज का हमारा टॉपिक है। दुनिया में हो रहे इन बदलावों के बीच 18वीं सदी के अंतिम दशकों में दो और महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहले का संबंध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से एवं दूसरे का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है। यानी अमेरिका एक देश है, वहाँ संग्राम हो गया, बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई झगड़ा स्वतंत्रता के लिए हुआ। और दूसरा देश है फ्रांस। फ्रांस जो है वह भी बहुत दूर है, यानी आप समझिए कि अमेरिका से भी ज़्यादा दूर है यहाँ से। और वहाँ के लोग अधिकांशतः लोग गोरे होते हैं। अमेरिका की खोज के बाद वहाँ पर यूरोप के देशों ने अपना कब्जा जमा लिया था। जब 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई तो यूरोपियन लोग जो थे अमेरिका पर अपना कब्जा कर लिया। धीरे धीरे वहाँ बस गए। लोगों ने ही यूरोपीय देशों के भाषण के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इसी तरह फ्रांस के लोग ने भी राज्य परिवार और सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। जो फ्रांस के लोग थे वहाँ के लोग राजा का विरोध किया, सामंत वर्ग का विरोध किया। यानी राजा वैसे लोग होते थे जो एक बहुत बड़े पैमाने पे जो भूखंड होती थी, ज़मीन होता था, वहाँ पर अनेक प्रकार के अनेक जाति धर्म के लोग जो रहते थे, समाज के लोग जो रहते थे, उन पर अपना वर्चस्व रखता था। और एक राजा के रूप में जो रहते थे, राजा के गुजर जाने के बाद राजा का बेटा वहाँ का राजा बनता था, या राजा के गुजरने के बाद वहाँ के उनके भाई बनते थे, या उनकी बेटी रानी बनती थी। तो कहीं ना कहीं इससे यूरोप के लोगों में निराशा थी कि राज परिवार के ही लोग ओहदे पे बैठ रहे हैं और आम आदमी पर शासन कर रहे हैं। और राज परिवार में जो भी लोग होते थे उसमें से कुछ लोग मुंशीगिरी करते थे, कोई गुमास्ता का काम करते थे, तो कोई मंत्री का काम करते थे, या कोई सूचना वाहक का काम करते थे। यानी मजदूरी का काम नहीं करते थे, कृषि का काम नहीं करते थे। तो इन सभी स्थितियों को देख करके यूरोप के लोगों ने अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया। इसके बाद इन देशों के लोगों ने अपने अपने देशों में राजतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित की। यानी यूरोप जो था एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो यूरोप में छोटे छोटे देश थे। जैसे अपने यहाँ इंडिया है तो इंडिया में छोटे छोटे राज्य हैं, और ये राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो यहाँ के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक होते हैं। तो उसी प्रकार यूरोप में विभिन्न नामों से जाने जाने वाली देश होते हैं। स्वतंत्रता और समानता उनके मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। फ्रांस और अमेरिका के इन आंदोलनों का कई देशों के लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यानी जब अमेरिका और फ्रांस में लोग युद्ध कर रहे थे, राज परिवार का विरोध कर रहे थे, सामंतवाद का विरोध कर रहे थे, तो देखते देखते दुनिया के अन्य देशों में भी विरोध शुरू हो गया। और इससे मानव समाज पर, मानव सभ्यता पर, धर्म एवं
रहन सहन पर गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जो लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे और जो एक जैसी भाषा बोलते थे, अपने को एक जैसा मानने या एक राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने लगे। यानी अपने देश में जिस प्रकार से हिंदी होती है, मराठी होती है, उड़िया होती है, मगही होती है, भोजपुरी होती है, तमिल होती है, या अन्य प्रकार के प्रादेशिक भाषाएं जो होती हैं, और प्रादेशिक भाषाओं के साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषा होती है, जो एक ही राज्य में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बिहार, तो बिहार का मुख्य भाषा हिंदी है, तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोला जाता है। और यहाँ के लोग मगही भी बोलते हैं, खुड़ुक भाषा भी बोलते हैं, या बंगाली भी बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मैथिली भी बोलते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी भाषाएं यूरोप में भी थी। तो जिनका भाषा एक दूसरे से मिलता था, वे लोग एक जगह, एक सीमित क्षेत्र में रहना चाहते थे और एक राष्ट्र के रूप में पहचान पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अत्याचार और शोषण के शिकार हमारे देश में किस प्रकार की सरकार है, उसके नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करें। आप समझ ही रहे हैं कि इंडिया में एक देश है, भारत। भारत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारतवर्ष, और प्राचीन काल में तो लोग सोने की चिड़िया कहते ही थे। और भाषा के आधार पर शोषण हो रहा है। जब बिहारी लोग महाराष्ट्र में जाते हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती मराठी बोलने को कहा जाता है। तरह तरह की यातनाएं दी जाती है हिंदी भाषियों को बैठने के लिए ट्रेन में सीट नहीं दिया जाता है और ज़बरदस्ती सीट से उठा दिया जाता है। समय पर हिंदी भाषियों को सैलरी नहीं दी जाती है। हिंदी भाषी लोगों से महाराष्ट्र में ज़्यादा काम करवाया जाता है। तो यह भी अत्याचार और शोषण ही कह सकते हैं। आधुनिक काल एवं हमारा देश, आइए इसके विषय में जानते हैं। इस प्रकार यूरोप में हुए इन परिवर्तनों से प्रभावित होकर अन्य देशों के लोगों ने नए ढंग से सोचना विचारना शुरू कर दिया। नए उपनिवेशों की तलाश में जब यूरोपीय हमारे देश में आए तो हमारे देश पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। आपको याद होगा कि 18वीं सदी के शुरू में हमारा देश किस प्रकार टुकड़ों में बंटा हुआ था। इसी समय यूरोप के व्यापारी भारत के विभिन्न भागों में व्यापार में जुटे थे। उनमें से जो व्यापारी इंग्लैंड से आए वे व्यापार करते करते धीरे धीरे हमारे देश के शासक बन बैठे। इन्होंने हमारे देश के स्थानीय नवाबों व राजाओं को हराकर अपना शासन स्थापित किया। इनके बारे में विस्तार से आप इकाई 2 में पढ़ेंगे। आगे के 200 सालों तक हमारे देश पर इनका शासन रहा। किनका? इंग्लैंड से आए व्यापारियों का, यानी अंग्रेज़ों का। हमारे देश में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन विचारधारा का प्रवेश हुआ। यानी अपने देश की जो भाषा थी, अपने देश की जो संस्कृति सभ्यता थी, उसमें बाहरी देशों से आए हुए लोगों की भाषा, जैसे अरबी, अंग्रेजी या अन्य भाषाएं भी बोली जाने लगी। फलतः भारतीय लोगों में जागृति आई। आगे की इकाइयों में आप देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। यानी आर्थिक संसाधन मतलब जो हमारे उपयोग की वस्तुएं हैं, उपयोग के जो पदार्थ हैं,
या अन्य सामान हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए या अपने लाभ के लिए नई फसलों की खेती कराई। आगे आप यह भी जानेंगे कि लंबे समय तक अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप हमारे देश के मूल्यों, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, धर्म और तौर तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव आए और यहाँ निवास करने वाले जन जीवन मानव समुदाय जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है और इस अब व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी औपनिवेशीकरण से आप समझ ही गए कि अपने देश में जो नए साल मनाया जाता है, नए साल का उत्सव जो मनाया जाता है वो मुख्य रूप से चैत माह होती है, यानी फागुन की बाद जो समय होता है उस समय अपने देश में गेहूँ पकने लगता है और धूप बहुत ही ज़्यादा उगने लगता है, दिन बड़ा होने लगता है। तो उसी समय हम लोग गेहूँ या अन्य रबी फसलों की कटाई करते हैं और उसी दरमियान हम लोग विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और गीत गाते हैं, झूमर गाते हैं और आनंद लेते हैं। तो बाहरी लोग जब अपने यहाँ आए तो उन लोग अपने भाषा, अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर को हमारे यहाँ उस चीज़ को यहाँ के समाज में मतलब घुल मिल जाने के लिए तत्पर रहते थे। जैसे हम लोग चैत माह में नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, यानी नए साल में लोगों को खुशियाँ के तौर पर उनको हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। लेकिन अंग्रेज लोग 1 जनवरी साल के प्रथम दिन जो होता है, प्रथम दिवस जो होती है, पहला दिन जो होता है, उस दिन लोग बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर बोलने के साथ साथ लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं नए साल की खुशी में और फ़ोटो खिंचवाते हैं, फ़ोटो सेशन में शामिल होते हैं और अनेक प्रकार के पकवान खाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं विदेशी संस्कृति है। अपने भारतीय संस्कृति में ये 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर बोलने का ये रीति रिवाज नहीं था। लेकिन लोग यहाँ पे अंग्रेज़ लोग रहने लगे, धीरे धीरे अंग्रेज़ी भाषा का विस्तार हुआ। तो इन सभी व्यवस्थाओं को उपनिवेशवाद कहते हैं। इस काल विभाजन से अलग हटकर कुछ इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर भी अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इसी तरह कई अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के कालखंडों को अपने नज़रिए से बांटने की कोशिश की है। यानी भारतीय इतिहास, जो भारतीय समय था, वो विभिन्न कालखंडों में बांटने की कोशिश की गई है। 100 साल, 200 साल, 300 साल, ये सब अलग अलग कालखंड में। तो 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये देखिए अंग्रेजी में यहाँ पे बोला गया है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा।
यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता था। कालखंडों के इस निर्धारण को उस वक्त लोगों ने मान भी लिया। तो साथियों, बस आज का इतना ही। लोग समय को विभिन्न प्रकार की धार्मिक दृष्टि से जोड़ करके देखते थे। हमारा अगला वीडियो होगा भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके से सहमत हैं क्या।